उस टाइम पे जितने मुजाहिदीन रिक्रूट हुए थे उन सबका डेटाबेस था इनके पास, और इसी के नाम पे बना था अलकायदा, जिसमें यूएस से गलती से एक शादी पे बॉम्ब गिर गया था जिसमें दुल्हन समेत 47 सिविलियंस मारे गए थे। यूएस ने पाकिस्तान से बात करके जितने मुजाहिदीन थे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में करवानी शुरू कर दी। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही मोटा पैसा भी मिला, जिसकी वजह से मुजाहिदीन पहाड़ों में से छुप के इनके एयरप्लेन बैठे बैठे ही उड़ा रहे थे। एक था सऊदी अरेबिया का यंग मिलेनियर ओसामा बिन लादेन, दूसरा था अब्दुल अजम और तीसरा था अहमद खर्द। ये तीनों पाकिस्तान के पेशावर में पहुंचते हैं। पश्तो में स्टूडेंट को कहते हैं तालिब, और इसी से इस विंग का नाम पड़ा तालिबान। और ये जो मुल्ला उमर, तालिबान के जो बाकी लीडर थे, ओसामा बिन लादेन, ये सब अफगानिस्तान के अंदर ही भाग के छुप जाते हैं। नेटो ने सिविलियंस को मारा था और बाद में झूठ बोल के उन इंसिडेंट्स को कवर अप किया था। देखिए, दुनिया की शायद ही कोई ऐसी सुपर पावर होगी जिसने अफगानिस्तान पे कब्जा करने का ना सोचा हो, लेकिन कोई भी सुपर पावर आज की डेट तक अफगानिस्तान को जीत नहीं पाई। तो सबसे पहली चीज तो ऐसा क्या रीजन है कि दुनिया भर की जो सुपर पावर है उनकी स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान में आके ढेर हो जाती है। और यूएस की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसको ओसामा बिन लादेन जैसे आदमी को अफगानिस्तान में भेजना पड़ा, जो बाद में जाके उनके लिए सिरदर्दी बना। और अफगानिस्तान में तो ऐसे कोई खास रिसोर्सेज भी नहीं है, बंजर जमीन है, दूर दूर तक पहाड़ है, लेकिन उसके बाद भी यूएस और रशिया ने लाखों डॉलर लगा के इसको जीतने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको खाली हाथ क्यों वापस जाना पड़ा। तो इन सारी चीजों के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, इन सारी चीजों की शुरुआत होती है 1839 में। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और रशियन एम्पायर दोनों अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की लोकेशन साउथ एशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर में ये जो अफगानिस्तान को लेके उठापटक चल रही थी, इसको नाम दिया गया था द ग्रेट गेम। बात इतनी आगे बढ़ी कि ब्रिटिशर्स ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी धाक जमाने के लिए 16,500 लोगों की आर्मी अफगानिस्तान में भेज दी। लेकिन सिर्फ कुछ ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को छोड़ के अफगानिस्तान ने हर एक ब्रिटिश सोल्जर को मार दिया था। अब देखिए, ईयर 1933 में अफगानिस्तान के लास्ट किंग बनते हैं जहीर शाह, और यही वो टाइम था जब अफगानिस्तान थोड़ा बहुत स्टेबल था। जहीर शाह ने अफगानिस्तान के अंदर मॉडर्नाइजेशन किया। जब आसपास की कंट्रीज में डेमोक्रेसी की बात होना चालू हो गई थी, तो इन्होंने भी 1964 में अफगानिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बना और 2 हाउसेज भी बने। और किंग जहीर शाह के एक कजन थे दाऊद खान, जिन पे इनको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट था, तो इन्होंने दाऊद खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था उस टाइम पे। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करना, पार्लियामेंट के हाउसेस बनाना, ये सारी चीजें जहीर शाह कर तो रहे थे, लेकिन सारी पावर इन्होंने अपने पास रखी थी। होता वही था जो जहीर शाह कहते थे, जिसका लोग दबी आवाज में विरोध भी करते थे। अब देखिए, ईयर 1973 आता है और एक दिन अचानक से जहीर शाह की तबीयत खराब हो जाती है, और तब तक अफगानिस्तान में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था, तो कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं था। तो उनको अपना इलाज करवाने के लिए इटली जाना पड़ा। अब जहीर शाह के इटली जाते ही इनके जो भरोसेमंद कजन थे दाऊद खान, इन्होंने 17 जुलाई 1973 को अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और सारी चीजें अपने कंट्रोल में ले ली। ये जो तख्ता पलट हुआ था, इसमें आर्मी और पब्लिक दोनों ने ही दाऊद का सपोर्ट किया था। अफगानिस्तान की आम जनता भी यही चाहती थी कि राजशाही खत्म हो और डेमोक्रेसी आए, जिससे लोगों के हाथ में पावर आए, क्योंकि वो लोग भी राजशाही से परेशान हो गए थे। इसलिए उन्होंने दाऊद खान जो थे उनका ज्यादा विरोध नहीं किया। अब जाहिर शाह को इटली में ये चीज पता चलती है कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया है, और अगर वो वापस गए तो उनको मार दिया जाएगा। इसलिए वो इटली में ही एग्जाइल ले लेते हैं और वहीं पे रहते हैं। अब इसके बाद दाऊद खान खुद को अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट बना देते हैं और डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ भी वो एक गलती कर देते हैं। वो डेमोक्रेसी तो इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन एक शर्त रख देते हैं कि उनकी पार्टी के अलावा कोई और पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और जो अफगानिस्तान की आम जनता होती है उसको फिर से चीटेड लगने लगता है कि ये तो सेम चीजें हो गई। और इसके साथ साथ कुछ टाइम के बाद अफगानिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, जिससे लोग और परेशान होने लगते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ दाऊद जो थे वो सिर्फ बड़ी सिटीज में ही कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, और जो छोटे कस्बे थे उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। और छोटे कस्बों की जो जनता थी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उनको लगने लगा कि इससे बढ़िया तो जहीर शाही थे। दाऊद खान
खान की ये सारी चीजें देख के और इन सब चीजों से परेशान होके अफगानिस्तान के कई सारे ग्रुप्स मिलके एक पार्टी बनाते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, PDPA। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो USSR से इन्फ्लुएंस थी और USSR भी ऑल ओवर वर्ल्ड में उस पर्टिकुलर टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी को हर तरीके से सपोर्ट करता। तो PDPA को भी रशिया से सपोर्ट मिला और जब अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई, बेरोजगारी बढ़ने लगी, तो PDPA और पॉपुलर होती गई। ये चीज दाऊद खान को भी समझ में आई तो उन्होंने PDPA को दबाने की कोशिश की और PDP के एक बहुत ही बड़े लीडर मीर अकबर खैबर को भी मरवा दिया उन्होंने। PDPA जो पार्टी थी, इनके लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया गया और इसके बाद जगह जगह पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दाऊद खान के कंट्रोल से सारी चीजें बाहर जाने लगी और PDPA जो पार्टी थी उसको दाऊद गवर्नमेंट के कुछ बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स भी सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से PDPA पूरे अफगानिस्तान में बहुत ही पावरफुल हो गई थी। और इसके बाद डेट आती है 27 अप्रैल 1978। इस डेट को दाऊद खान और उनकी फैमिली को मार दिया जाता है। फिर से तख्ता पलट होता है और PDPA अफगानिस्तान में कंट्रोल ले लेती है। नूर मोहम्मद तराकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। नूर मोहम्मद USSR के फेवरेट थे क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को काफी सपोर्ट करते थे। जैसे कम्युनिस्ट किसी गॉड को नहीं मानते थे, तो नूर भी इस आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते थे। नूर मोहम्मद के आते ही अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और वहां पे नूर ने मॉडर्नाइजेशन और सेकुलरिज्म स्टार्ट किया। फीमेल्स को एजुकेशन अलाउड हुई, फीमेल्स ओपनली रोड पे भी घूम सकती थी, फैशन कर सकती थी, गाड़ी चला सकती थी। ये जो फुटेज आप अभी देख रहे थे, ये सारी उस टाइम की ओरिजिनल फुटेज है। इस पर्टिकुलर टाइम में नूर ने अफगानिस्तान के अंदर एजुकेशन कंपलसरी कर दी, सिलेबस में से रिलीजियस एजुकेशन को हटा दिया, मैरिज की मिनिमम एज बढ़ा दी, जबरदस्ती जो मैरिज की जाती थी उसको बैन कर दिया, वर्क फोर्स और पॉलिटिक्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात की, रिलीजियस लीडर का जो इन्फ्लुएंस था उसको कम कर दिया और रिलीजन का पब्लिक डिस्प्ले तक बंद कर दिया। नूर यहाँ पे भी रुकते नहीं है, USSR के इन्फ्लुएंस में आके वो लैंड रिफॉर्म भी लेके आते हैं, जिसमें यह था कि जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा है वो उनको देंगे जिनके पास जमीन कम है, और लोगों में इक्वालिटी के लिए जो डेट था एग्रीकल्चर को लेके वो भी उन्होंने माफ कर दिया। ये सारी चीजें जो नूर कर रहे थे, इसकी वजह से नूर मोहम्मद गवर्नमेंट के अपोज में जो लोग थे वो कहने लगे कि गवर्नमेंट तो ट्रेडिशनल अफगान वैल्यूज को सीधे चैलेंज कर रही है और एक तरह से USSR की चमचागिरी कर रही है। अब ये सारी चीजें देख के अफगानिस्तान के जो बड़े लैंड ओनर्स थे, ट्रेडिशनल लोग थे और रिलीजियस लीडर थे, वो गवर्नमेंट का अपोज करने लगते हैं। गवर्नमेंट ने इन लोगों को अपनी पूरी पावर से दबाने की कोशिश भी की, लड़ाई काफी बड़ी और अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिए। इस लड़ाई को अफगानिस्तान में कहा जाने लगा कि ये लड़ाई इस्लाम को डिफेंड करने की लड़ाई है, और जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स गवर्नमेंट के खिलाफ अपने एरिया में लड़ाई लड़ रहे थे, इनको मुजाहिदीन बोला जाने लगा। बाय डेफिनेशन मुजाहिदीन उनको बोला जाता है जो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा जो अभी आप आगे रिलेट कर पाओगे कि मुजाहिदीन कोई एक ग्रुप नहीं था, बल्कि अलग अलग इलाकों में गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले ग्रुप्स थे, जिनमें से कुछ को इस्लामिक स्कॉलर्स लीड कर रहे थे, कुछ को लोकल लीडर्स और कुछ को स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे। तो इन सब ग्रुप्स को कलेक्टिवली मुजाहिदीन बोला जाने लगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे आपको समझने में आसानी होगी। इन मुजाहिदीन के साथ ट्राइबल लीडर्स और मिलिट्री के भी कुछ लोग जुड़ गए थे। सबका कॉमन एम था PDPA कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराना। PDPA कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में नूर मोहम्मद तारिकी PM थे और हफीजुल्ला अमीन ये फॉरेन मिनिस्टर और डेप्यूटी PM थे। लेकिन USSR को हफीजुल्ला अमीन अनरिलायबल लगते थे। USSR जितना नूर मोहम्मद पे ट्रस्ट करता था उतना अमीन पे नहीं करता था। इनफैक्ट उस टाइम पे रूमर्स भी थे कि अमीन जो है वो US की CIA के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद 20 मार्च 1979 में नूर मोहम्मद मॉस्को जाते हैं, जहां पे USSR इनको समझाता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर अमीन US के CIA से मिले हुए हैं और आप इनको अपनी मिनिस्ट्री से हटा दो। साथ में USSR ये भी समझाता है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, आप ये जो सोशल रिफॉर्म ला रहे हो अफगानिस्तान में, इनको थोड़ा कम कर दो। नूर मोहम्मद USSR को अश्योर करते हैं कि वो वापस लौट के अमीन को हटा देंगे। इसमें कहा जाता है कि ये बात CIA को पता चल जाती है और CIA अमीन को बता देता है, और जैसे ही नूर USSR के दौरे से वापस आते हैं, अमीन जो थे वो एयरपोर्ट पे ही पहुंच के नूर और उनकी फैमिली को मार देते हैं और खुद PM बन जाते हैं। जैसे ही ये बात USSR को पता चलती है, USSR